नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लास एज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है केंद्र सरकार के द्वारा 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जो जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 6,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जिसमें कि सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। नया संसद भवन बनाने की सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध किए जाने का कारण क्या विरोध किए जाने का कारण क्या है, जबकि इस परियोजना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट 3 बार इनकार कर चुकी है? तो राइट आंसर है गैर कानूनी तरीके से भू-उपयोग बदला गया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको वैसे तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको 2-3 बार बता दिया है, क्योंकि अलग अलग जो इसमें क्वेश्चन आए थे तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है या बनाया जाना शुरू किया जाना है, तो इस परियोजना का नाम आपको याद रखना है सेंट्रल विस्टा परियोजना। एक बात और यहाँ पर, जैसा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई कि इस परियोजना को रोका जाए, तो उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये कि जो है सरकार गैर कानूनी तरीके से भू उपयोग को बदल रही है, तो इसलिए इस परियोजना को रोका जाए। और विद्यार्थियों, जब सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जो बताया है कि इस परियोजना के तहत जो नया संसद भवन बनेगा, तो उसकी वजह से सरकार का जो है किराया भी बचेगा, क्योंकि कुछ जो बिल्डिंग है वो किराए पे ले रखी है, और तो उनका भी जो है किराया बचेगा। इसके अलावा जो है वर्तमान जो संसद भवन है वो वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से जो है पूरा नहीं है, इसलिए नया संसद भवन बनाया जाना जरूरी है। और तो इस परियोजना के तहत, यानी कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया संसद भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा सभी मंत्रालयों का एक संयुक्त जो है सचिवालय भी बनाया जाएगा इस परियोजना के तहत। और सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ये भी बताया है कि वर्तमान जो संसद भवन है उसको भी सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि नया संसद भवन बन जाने के बाद वर्तमान में जो संसद भवन है, इस संसद भवन को एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा, और अन्य जो यहाँ पर इमारतें हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाएगा, उनको तोड़ा नहीं जाएगा, ये सरकार ने इसमें बताया है। तो आपको इस परियोजना का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश की राजधानी में एक प्रमुख यहूदी उपासना गृह के पास बंदूकधारी हमलावर के द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 17 लोग घायल हुए हैं? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। विद्यार्थियों, ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, आपको पता है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो यहाँ वियना में जो है एक उपासना गृह, यहूदी उपासना गृह के पास ये हमला हुआ है, जिसमें कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई और ये 17 लोग घायल हुए हैं। तो ये एक आतंकवादी हमला माना जा रहा है यहाँ पर। और विद्यार्थियों, इसमें जो आपके अन्य देशों के नाम दे रखे हैं ये अन्य देश जो 3 नाम लिखे हुए हैं, ये जो है आपको पता होना चाहिए, अफ्रीकी देश हैं ये। माली, नाइजीरिया, लीबिया ये अफ्रीकी देश हैं, और ऑस्ट्रिया ये यूरोपियन देश है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए माली की राजधानी बमाको है, और नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबुजा, और लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, और ऑस्ट्रिया की राजधानी मैंने बताई दी आपको वियना, जहाँ पर कि ये हमला हुआ है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस के सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन बरखाने के तहत किस देश में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 50 आतंकवादी मारे गए हैं? तो राइट आंसर है माली। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस में जो है 2 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें कि जो है गला रेतकर हत्या कर दी गई। और तो वहाँ पर हालांकि उन दोनों आतंकवादियों को जो है वो वहाँ पर मार गिराया गया, परंतु फ्रांस में
जो है ये जो आतंकवादी हमले होने के बाद अब फ्रांस सरकार ने यानी कि फ्रांस की सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है और ऑपरेशन बरखाने के तहत यहाँ माली में ये जो है एयर स्ट्राइक की है। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है, बरखाने। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये अफ्रीकी जो देश है माली, तो माली देश के साथ जो है बुर्किना फासो और नाइजर की जो सीमा लगती है, तो यहाँ पर ये जो है आतंकवादियों को जो अड्डा था इस पर हमला किया गया। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, यानी कि माली की जो सीमा लगती है बुर्किना फासो और नाइजर के साथ, तो यहाँ पर इस सीमा पर स्थित माली में जो है ये ऑपरेशन किया गया है। तो इसमें आपको, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बॉर्डर जो लगती है नाइजर और बुर्किना फासो की, तो वहाँ पर जो माली में जो है ये एयर स्ट्राइक की गई है। और माली की राजधानी, जैसा कि मैंने बता दिया, बमाको है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के एक मुजरिम पेरारी वलन की सजा माफी की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 2 साल से भी ज्यादा समय से लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत मुजरिम की सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 के तहत। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि राजीव गांधी की जो हत्या की गई थी, तो उसमें बम विस्फोट में जो है उनकी हत्या हो गई थी। तो उस घटना में शामिल या यूं की जो है उनकी हत्या की योजना में शामिल जो लोग रहे हैं उनको फांसी की सजा दी गई थी, परंतु 7 जो है मुजरिमों को जो है आजीवन कारावास दिया गया था। और इन 7 मुजरिमों में से एक है ये पेरारी वलन। तो इन्होंने जो है राज्यपाल के पास, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, तो राज्यपाल के पास जो है क्षमादान याचिका दायर की थी। और ये क्षमादान याचिका दायर किए हुए 2 साल से अधिक का समय हो गया, परंतु उस पर कोई फैसला नहीं किया गया राज्यपाल के द्वारा। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि यह फैसला क्यों नहीं लिया गया, यानी कि या तो जो है उस याचिका को खारिज करें या जो है वो माफ़ी दें। तो इस तरह से याचिका पर निर्णय नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। और विद्यार्थियों, तमिलनाडु की जो सरकार है, तो उन्होंने भी जो है इन 7 जो है मुजरिमों को माफ़ करने के लिए राज्यपाल के पास जो है वो प्रस्ताव भिजवाया था, और उस पर भी जो है किस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो तमिलनाडु की सरकार कह रही कि राज्यपाल जो है हमारे द्वारा जो प्रस्ताव जो दिया गया है या सुझाव जो दिया गया राज्यपाल को, उस पर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस राजीव गांधी हत्याकांड में जो है शामिल 7 मुजरिम हैं जो कि वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, और वो जो है उनको जो है क्षमादान के लिए तमिलनाडु सरकार ने भी राज्यपाल के पास प्रस्ताव दिया है, जिस पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया है। तो आपको इसमें ये अनुच्छेद वाली बात है वो तो याद रखनी है ही, और मुजरिम की जो संख्या है वो भी आपको याद रखनी है, 7 जिनको आजीवन कारावास हो रखा है, और उन्होंने माफ़ी की जो है वो याचिका दायर की राज्यपाल के पास। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। खिंडसी झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है जहां किसान अपनी मांगों को लेकर झील में खड़े रहे? तो राइट आंसर है नागपुर, यानी कि खिंडसी झील नागपुर जिले में आती है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि ये खिंडसी झील जो अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कि जो बरसात हुई है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहाँ पर बाढ़ के हालात बने थे और बाढ़ें आई थी, तो ये झील जो है पूरी तरह से लबालब भर गई, और इसलिए यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने, क्योंकि इस झील की जो ज़मीन है उसको पट्टे पर लिया था खेती करने के लिए, तो अब क्योंकि झील पूरी तरह से भरी हुई है लबालब, तो वो ज़मीन जो पट्टे पर ली गई थी किसानों के द्वारा खेती करने के लिए, तो ज़मीन पानी में जो है डूबी हुई है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि जो है इस झील का पानी जो है वो छोड़ा जाए बाहर, ताकि झील का जब पानी छोड़ा जाएगा तो वो खाली होगी और वहाँ पर वो जो है खेती कर सकेंगे। इसलिए जो उन्होंने, जब सरकार ने उनकी बात को
तवज्जो नहीं दी, यानी कि ध्यान नहीं दिया, तो सरकार का ध्यान खींचने के लिए ये किसान जो है झील में जो है वो यानी कि झील के पानी में खड़े रहे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। लक्ष्य सेन, अजय जयराम और शुभंकर डे किस खेल से संबंधित हैं जो कि कोरोना के डर से जर्मनी से वापस भारत लौट आए हैं? तो राइट आंसर है बैडमिंटन, यानी कि ये तीनों जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये जो है जर्मनी में जो है गए थे खेलने के लिए, परंतु वहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के जो है कोरोना पॉजिटिव आने के कारण अब इन्होंने जो है वापस भारत लौटने का फैसला किया और ये भारत वापस लौट आए। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है ये तीनों खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो है कई बार बताया है, खिलाड़ियों के नाम देकर पूछते हैं एग्जाम में कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आप इन खिलाड़ियों के नाम भी याद रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नवंबर को शारजाह में शुरू होने वाले तीसरे महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेंगी? तो राइट आंसर है 3, यानी कि 3 टीमें भाग लेंगी। और विद्यार्थियों, शारजाह जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आप जानते हो विद्यार्थियों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। तो यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ तो ध्यान रखना है कि शारजाह ये भी जो है संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। और जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त अरब अमीरात में ही IPL में चल रहे हैं वर्तमान में, और यहाँ पर शारजाह में ये जो है महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है 4 नवंबर से। तो इसमें जो है 3 टीमें जो है भाग लेंगी और इसमें जो है भारत की जो महिला खिलाड़ियों के अलावा ब्रिटेन और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की बांग्लादेश, यहाँ की जो महिला खिलाड़ी भी इसमें भाग लेंगी इस टूर्नामेंट में। तो आपको ध्यान रखना है इसमें एक क्वेश्चन तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट जो है कौन सा है, तीसरा नंबर का है, यानी कि 2 जो है T20 चैलेंज टूर्नामेंट पहले हो चुके हैं और ये तीसरा है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसमें विद्यार्थी एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कुल 4 मैच होंगे, 3 टीमें हैं और मैच होंगे 4, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। ऑलराउंडर शेन वॉटसन किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने IPL में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बाहर होने के बाद 3 नवंबर को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने की संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में दूसरी किस्त के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो राइट आंसर है 6000 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, आपको वैसे तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले भी आया था इसमें ये क्वेश्चन, इस तरह का ही क्वेश्चन पहले भी आया था, तो उसमें मैंने बताया था। और पहली किस्त के रूप में यह है कि केंद्र सरकार ने पहली किस्त के रूप में भी 6000 करोड़ रुपये जारी किए थे। ये जो आपकी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ कि दूसरी किस्त के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर, तो 6000 करोड़ रुपया। परंतु मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि पहली जो किस्त जो जारी की गई थी तो उसमें भी 6000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर दिए थे। तो ये दूसरी किस्त है, तो इसमें भी 6000 करोड़ रुपये जो है जारी किए गए हैं 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर। और विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने बताया था इसमें कि कोरोना महामारी के कारण जो है जीएसटी जो संग्रह कम हुआ है और जीएसटी जो है संग्रह कम होने के कारण राज्यों को भी जो है राज्यों को भी इसमें हिस्सेदारी कम ही प्राप्त हुई, या यूं कि राज्यों को भी जो है राजस्व कम प्राप्त हुआ।
और इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए राज्यों को जो राजस्व कम प्राप्त हुआ है जीएसटी में से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना महामारी के कारण जीएसटी संग्रह कम हुआ है, और जीएसटी संग्रह कम होने की वजह से राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है तो वो जीएसटी राजस्व भी राज्यों को कम प्राप्त हुआ है। तो राज्यों को जो जीएसटी की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए, यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर केंद्र सरकार ने तय किया कि वो राज्यों की ओर से ऋण लेकर उनको ये क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा देगा, जिससे कि राज्य अपने बजट को वो पूरा कर सकें, या कि उनको किसी तरह से धन की कमी ना हो। तो इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों की तरफ से कर्ज लिया है और उस कर्ज को किस्तों के रूप में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दे रहा है केंद्र सरकार। तो यहाँ पर पहली किस्त वो दी थी 6,000 रुपया, और अब दूसरी किस्त के रूप में भी 6,000 रुपये जारी किए हैं केंद्र सरकार ने इन 16 राज्यों और 3 केंद्र प्रदेशों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, पहली किस्त में भी 6,000 रुपये दिए थे और अब दूसरी किस्त में भी 6,000 रुपये केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाली पहली भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है चेन्नई, यानी कि प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म स्थान चेन्नई है। विद्यार्थियों, आपने ये तो जान लिया कि प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई में हुआ था, परंतु आपको मालूम होना चाहिए इनका परिवार केरल में रहता है, और यानी कि और ये प्रियंका राधाकृष्णन केरल से पढ़ाई के लिए सिंगापुर गई थी, और सिंगापुर से फिर भी ये बाद में न्यूजीलैंड चली गई और वहाँ पर बस गई, तो वहाँ पर रही। और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, उन्होंने इनको अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। तो ये सांसद चुन ली गई प्रियंका राधाकृष्णन, और अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया है। तो प्रियंका राधाकृष्णन पहली भारतीय मूल की महिला है जो न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में शामिल की गई है। तो ये आपको विशेष रूप से क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो भी इनके बारे में मैंने अतिरिक्त जानकारी दी है वो आपको याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नवंबर को कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। विद्यार्थियों, आपको ये तारीख भी याद रखनी है, 2 नवंबर 2020 जब ये विधेयक पास किया गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नवंबर को केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा से 3 संशोधन विधेयक पारित कराने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर है राजस्थान। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा पिछले मानसून सत्र में संसद में 3 कृषि बिल पास किए गए थे और राष्ट्रपति जी ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए, तो कानून भी बन गए। परंतु यहाँ उन केंद्रीय कानूनों यानी कि जो 3 कृषि कानून जो बनाए गए, तो उनको निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहाँ इनको निष्प्रभावी करने के लिए अलग से कानून बनवाने के लिए 3 विधेयक पास करवाए हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि पहला राज्य पंजाब है जिसने केंद्रीय कृषि कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए अपने यहाँ संशोधन विधेयक पास कराए हैं। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ और तीसरा राज्य बना है राजस्थान। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पहला पंजाब, दूसरा छत्तीसगढ़, अब तीसरा बना राजस्थान। और विद्यार्थियों, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। तो इन्होंने अब इस विरोध के स्वरूप यानी केंद्रीय बिलों का इन्होंने केंद्रीय कृषि बिलों का विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने कि ये किसानों के हित में नहीं है, और
जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये किसानों को जो है सबल बनाने के लिए या यूं कि उनकी आय को 2022 तक जो है दोगुना करने के तौर पर 21 जो बिल लाए गए हैं ताकि किसानों की इनकम बढ़ सके। परंतु जो है कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि ये किसानों के हित में नहीं है, इसलिए जो है इसलिए ये कांग्रेस शासित जो राज्य हैं 3, इन्होंने जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहाँ जो 3 संशोधन विधेयक पास किए हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने न्यायपालिका के विरुद्ध आरोप लगाने पर किस राज्य के मुख्यमंत्री और उनके प्रधान सलाहकार के आचरण को न्यायालय की अवमानना माना है, लेकिन उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति नहीं दी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके महान्यायवादी का नाम लिखा हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि महान्यायवादी जिसको हम अंग्रेजी में बोले अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक पदाधिकारी होता है। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं के वेणुगोपाल। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने जो है इनसे इस बारे में जो है सलाह मांगी थी कि क्या जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो इन्होंने जो है अपनी जो है सलाह दी है कि जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। हालांकि इन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये है कि उनके खिलाफ जो है न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, परंतु उन्होंने न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर अपनी सहमति भी नहीं दी है। और विद्यार्थियों, वैसे तो आपको इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी, तो जगन मोहन रेड्डी ने जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम एन.वी. रमाना है, एन.वी. रमाना, तो एन.वी. रमाना के बारे में जो है मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था जगन मोहन रेड्डी ने कि एन.वी. रमाना जो है वो आंध्र प्रदेश के विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू जो कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर जो है ये रमन्ना जो है उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आरोप जो है जगन मोहन रेड्डी ने अपने पत्र में जो है लगाया था। इसलिए जो है ये माना गया कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह की जो है बात जो कही गई है तो ये एक तरह से न्यायालय की अवमानना है। तो यहाँ पर इनका ये ध्यान रखना है कि इन्होंने माना तो है इस बात को, के वेणुगोपाल ने इस बात को माना है कि ये न्यायालय की अवमानना है, परंतु उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने पर अपनी सहमति नहीं दी है। ये आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम भी आपको याद रखना है, जिन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, तो उनका नाम भी याद रखना है, जगन मोहन रेड्डी। और जिनके खिलाफ जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी उनका नाम भी आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन.वी. रमाना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव में सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राइट आंसर है 31। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको सिंपल रूप में लग रहा है क्वेश्चन, परंतु क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कई और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 10 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं और 10 सदस्य जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों कि राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं और 245 सीटों में से 233 निर्वाचित सीटें हैं, क्योंकि आप जानते हो 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं और 233 जो है वो निर्वाचित, यानी कि टोटल सीटें 245, तो 245 में 233 जो सीटें निर्वाचित हैं। और इन 233 सीटों में से जो है सबसे ज़्यादा 31 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है, क्योंकि आपको पता है जो है सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में
जो है ये सीटें आवंटित की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको पता है राज्यसभा के लिए ये सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31। तो यहाँ पर अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 31 सीटें हैं, और इन 31 सीटों में से 10 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, क्यों, यानी कि 10 सीटें खाली हुई थी, तो उन 10 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। और सभी सदस्य, जैसा मैंने कहा कि सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, कि ये 10 जो सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो इनमें से 8 सदस्य बीजेपी के हैं, और एक जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, और एक जो है समाजवादी पार्टी से हैं। तो यानी कि 8 सदस्य वो बीजेपी के चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। और इस तरह से बीजेपी के 8 जो सदस्य निर्वाचित होने की वजह से उत्तर प्रदेश से 22 सदस्य हो गए हैं राज्यसभा के लिए बीजेपी के। कुल 31 जो सीटें हैं, यानी कि 31 सदस्य राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से जो चुने जाते हैं, तो उन 31 में से अब जो है 22 सदस्य बीजेपी के हो गए हैं, ये 8 सदस्यों के चुने जाने पर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। एक और बात मैं बताऊं यहाँ पर कि इन जो है 8 सदस्यों के चुने जाने की वजह से अब राज्यसभा में बीजेपी के कुल जो है सदस्य हो गए 92। तो आपको अलग अलग याद रखना है विद्यार्थियों, विशेष रूप से ये जो मैंने बात भी बताया अभी कि राज्यसभा में बीजेपी के कुल सदस्य हो गए 92, और यूपी में जो कुल सीटें हैं 31, तो उनमें से 22 सदस्य बीजेपी के हैं। ये भी यानी 8 जो सदस्य अब चुने गए हैं, तो इनको मिलाकर कुल सदस्य हो गए 22। तो ये अलग अलग जो मैंने आपको डाटा बताए हैं, ये आपको याद रखना है विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए शुरू की गई आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो राइट आंसर है 30 नवंबर तक। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। और आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है, तो उसकी जो है सीमा बढ़ाई है 30 नवंबर तक। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 3%। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अनिर्बान लाहिड़ी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गोल्फ। और ये खिलाड़ी जो है वो उभरते हुए खिलाड़ियों में है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।